हेलो एवरीवन, अपने ऋण कोष वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी इस वीडियो में हम सार्वजनिक जमा क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बंद पत्र क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि ट्रेड क्रेडिट या व्यापारिक साख क्या होता है और किसको दिया जाता है। तो सबसे पहले सार्वजनिक जमा से शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली है क्या। तो सार्वजनिक जमा, पहले तो हमें यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, सार्वजनिक मतलब सर्वजन, सभी लोगों से। यानी कि जब कोई संगठन सीधे जनता से धन इकट्ठा करता है तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। यानी कि क्या करा है, कंपनी ने सीधा जनता से पैसा मांगा है। कंपनी ने कहा है कि भाई तुम बैंक में पैसा जमा कराने जाओगे, इससे अच्छा है तुम ये पैसा हमें दे दो। हम इस पैसे को, जैसे बैंक तुम्हें ब्याज देता है तो हम तुम्हें इसके ऊपर ब्याज देंगे। तो एक बात बताइए कि आम जनता जो है बैंक में पैसा जमा कराने की बजाय कंपनी को पैसा क्यों देगी? क्योंकि अगर कंपनी को, ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन। क्योंकि आम जनता के सामने दो पार्टीज हैं, बैंक है और कंपनी है। अगर वो बैंक को पैसा देता है तो उसे 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिल रहा है इन्वेस्टर को। हम निवेशक की बात कर रहे हैं, आम निवेशक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी पैसे को वो कंपनी को दे रहा है तो कंपनी उसे 9% पर एनम देने तक को तैयार है। मेरे पास पैसे हैं, हम डेफिनेटली किसको देंगे अपना पैसा? जो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसको फ़ायदा हुआ। अब कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी आम जनता के पास क्यों जाना चाह रही है पैसा लेने के लिए? कंपनी बैंक से क्यों नहीं ले लेती पैसा? क्योंकि जब कंपनी आम जनता से पैसा ले रही है तो उसके बदले में कंपनी को कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 9%। लेकिन अगर उसी पैसे को कंपनी जब बैंक से ऋण ले रही है, उधार ले रही है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को उसे 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ रहा है। तो कंपनी को तो 1% का फ़ायदा हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है और साथ ही निवेशक का भी फ़ायदा है। निवेशक को जितना इंटरेस्ट उसे मिलता उससे 1% ज़्यादा मिल रहा है और कंपनी को जितना ब्याज देना पड़ता, कंपनी उससे 1% कम ब्याज में ही निवेशक से पैसा इकट्ठा कर पा रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जाएगा और सार्वजनिक जमा इकट्ठा कर लेगा। नो, सार्वजनिक जमा के लिए व्यक्ति की बाजार में बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए, क्योंकि निवेशक उसी कंपनी को अपना पैसा देती है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है। उसे लगता है कि ये कंपनी मेरा पैसा लौटा देगी, लेके भाग नहीं जाएगी रातों रात। तो सार्वजनिक जमा क्या हुआ? जब एक संगठन सीधे जनता से धन जमा करता है तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन, कितने समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसकी अवधि आमतौर पर 6 महीने से 3 साल तक की होती है। फॉर 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। आप 6 महीने के लिए कंपनी के पास पैसा जमा करा सकते हैं, 1 साल के लिए कंपनी के पास पैसा जमा करा सकते हैं, 2 साल के लिए कंपनी के पास पैसा जमा करा सकते हैं, 3 साल के लिए जमा करा सकते हैं। तो अवधि का मतलब हुआ कितने समय के लिए सार्वजनिक जमा कंपनी अपने पास रख सकती है। और क्या बात है, इस पर मिलने वाला ब्याज बैंकों में मिलने वाले ब्याज से अधिक होता है। तभी तो इन्वेस्टर्स, निवेशक जो हैं, सार्वजनिक जमा की ओर अट्रैक्ट होंगे, वरना वो नहीं जाएंगे कभी भी। और पब्लिक डिपॉजिट्स पर सार्वजनिक जमा के ऊपर आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये आरबीआई द्वारा इसका नियमन होता है, रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक। ये वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट करते रहना। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने सार्वजनिक जमा के बारे में? 6 महीने से 3 साल के लिए होता है। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो जो इंटरेस्ट होता है, जो हमें बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है। इसका नियमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के चश्मे के नीचे रहता है ये पब्लिक डिपॉजिट। और कंपनी जो है इसमें क्या करती है? सीधे आम जनता से पैसा इकट्ठा करती है। आम जनता के सामने अपना हाथ फैलाया और आम जनता ने फटाफट फटाफट सारे पैसे इसको दे दिए। क्लियर है सार्वजनिक जमा? आगे चलें। अब बात करते हैं व्यापारिक साख की। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की मदद करता है, कहता है कि भाई तुम मुझे उधार पे सामान दे रहे हो, मैं तुम्हें उधार पे सामान दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जैसे भी कोई व्यावसायिक संगठन लोगों को उधार देता है, ऐसे ही एक व्यावसायिक संगठन दूसरे व्यावसायिक संगठन को भी उधार दे सकता है। तो व्यापारिक साख क्या हुई? ट्रेड क्रेडिट क्या हुआ? अर्थ। फिर मैंने कहा कोई भी टॉपिक होगा उसकी शुरुआत हमेशा हम कहाँ से करेंगे? अर्थ से करेंगे। तो एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तुओं और सेवाओं की उधार क्रय की सुविधा को व्यापारिक साख कहा जाता है। क्या होती व्यापारिक साख? अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार पर वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करता है तो उसे व्यापारिक साख देते हैं। और आमतौर पर ये उधार की सुविधा कितने समय के लिए होती है?
1 वर्ष से कम कम समय के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक किया होगा, अभी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में हमने देखा था, वो बिल इशू करते थे, किसी को उधार पर माल बेचते थे, फिर उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र के ऊपर हस्ताक्षर कराते थे। तो जो व्यापारिक साख है ये आमतौर पर अल्प अवधि के लिए होता है, और कभी भी हम किसी को अल्प अवधि बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए। फिर किसको उपलब्ध होता है? मुझे कोई उधार पे सामान कब देगा? अगर मार्केट में मेरी इमेज अच्छी होगी। तो व्यापारिक साख की सुविधा कब मिलती है? केवल और केवल तब मिलती है अगर संगठन की मार्केट में अच्छी साख होती है। और साख का मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी इमेज अच्छी है तभी कोई हमें उधार देगा। कोई भी उधार हो, चाहे वो ऋण पत्र हो, चाहे वो सार्वजनिक जमा हो, चाहे वो व्यापारिक साख हो, चाहे वो दोस्त से 10 रुपये ही क्यों ना हो, वो हमें केवल और केवल तभी मिलेंगे अगर हमारी बाजार में इमेज अच्छी है, साख अच्छी है। अरे नहीं, वो तो पैसे लेके भूल जाता है, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उसे कोई पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए आपकी साख कैसी है? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऋण लेने का एक और तरीका होता है, हमने ऋण पत्र डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। एक और तरीका जिसको कि हम बंध पत्र या बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल ऋण पत्रों के जैसे होते हैं। जैसा हमने ऋण पत्रों के बारे में पढ़ा था वैसे ही होते हैं, केवल डिफरेंस क्या होता है कि ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि ऋण पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्या पढ़ा था हमने ऋण पत्रों के बारे में लास्ट क्लास में? कि ये एक ऐसे प्रलेख होते हैं जिनके माध्यम से कंपनी मध्य अवधिक और दीर्घावधिक ऋण प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर हम कंपनी की जगह क्या लिख देंगे? सरकार इकट्ठे करती है। फिर इन पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा ऋण पत्रों पे, वैसे ही बंध पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है। इन्हें भी कोई मतदान का अधिकार नहीं होता। सरकार के भी हम प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, केवल हम सरकार को ये पैसा देते हैं और भूल जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। बिल्कुल बंध पत्र जो है, बॉन्ड्स जो है, ऋण पत्रों के जैसे ही हैं। इन फीचर्स की अगर हम बात करें तो अंतर क्या हुआ केवल कि ऋण पत्र जो है वो कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं और बंध पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं अपने ऋण कोष में? ऋण पत्र कर चुके हैं, बंध पत्र कर चुके हैं, सार्वजनिक जमा कर चुके हैं, व्यापारिक साख कर चुके हैं। हमारा क्या बचा है? बैंकों से ऋण बचा है, वित्तीय संस्थानों से ऋण बचा है, और स्वामित्व कोष और ऋण कोष में अंतर बचा है। अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि कंपनी किन किन तरीकों से वाणिज्यिक बैंकों से ऋण इकट्ठा कर सकती है, और हमारे देश में कितने तरह के वित्तीय संस्थान हैं और वो उद्योगों की किस तरह मदद करते हैं। ठीक है, इस बाकी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू।